हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया में। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 10th में से कृतिका भाग 2 में से एक अध्याय लेकर आए हैं। अध्याय नंबर है 3rd हमारा, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, और उसकी लेखिका है वो मधु कांकरिया जी हैं। मधु कांकरिया जी ने इस अध्याय में यात्रा वृत्तांत के जरिए वर्णन किया है। मीन्स वह हिमालय पर्वत की यात्रा करना चाहती थी, देखना चाहती थी अपनी आँखों से साक्षात हिमालय के विराट रूप को। मीन्स हिमालय हमारे उत्तर में स्थित है और वह हमारी क्या है, रक्षा करता है विभिन्न प्रकार से। बहुत सारे फायदे हैं हिमालय पर्वत के। तो लेखिका के मन में इच्छा थी कि वह हिमालय पर्वत की विशाल विशाल बहुत बड़ी बड़ी चोटियों को, उसके विराट रूप को अपनी आंखों से देखे। तो यहाँ पर मधु कांकरिया जी ने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हिमालय पर्वत की हमें शेयर कराई है। और हिमालय पर्वत तक पहुँचने के लिए उसको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े और असीम सौंदर्य से परिपूर्ण विभिन्न प्रकार के स्थलों का, छोटी छोटी जगहों का यहाँ पर बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। तो देख लेते हैं फटाफट। हमारा अध्याय है वो शुरू होता है, यात्रा वृत्तांत है। तो सबसे पहले यहाँ पर मधु कांकरिया जी ने वर्णन किया है। वर्णन आता है गैंगटोक से हिमालय, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से उन्होंने हिमालय तक की यात्रा का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सजीव और बड़ा ही यथार्थ चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जब वह गैंगटोक से चली थी हिमालय की यात्रा के लिए, तो एक छोटी सी जीप है उसने किराए पर ली। उसके साथ उसके 2-4 सह यात्री भी थे, जिसमें से उसकी एक प्रिय सखी थी मणि, वह भी यात्रा कर रही थी। तो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। और जीप को चलाने वाले वहाँ के स्थानीय नागरिक थे, उनका नाम था जितेन। जितेन वह ड्राइवर कम और गाइड जाता थे। गाइड मीन्स जो हमें रास्ता दिखाता है। वह उस क्षेत्र का निवासी था। तो जाहिर सी बात है उन स्थानों की जितेन को अत्यधिक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी जानकारी उनको थी। और धीरे धीरे जो भी जगह पर आती थी उनके सामने, और जिस भी विषय के बारे में लेखिका चाहे जानना चाहे न जानना चाहे, लेकिन जितेन है वह अपनी ड्यूटी बखूबी अदा कर रहा था। और बार बार क्या है, उसको विभिन्न स्थलों के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी क्या है वो उपलब्ध करा रहा था। तो नेक्स्ट है हमारा यथार्थ चित्र अंकित किया है हमारे सामने। यहाँ पर मधु कांकरिया जी ने हिमालय की यात्रा का मैंने बताया है, जो भी स्थान रास्ते में आते हैं, जो भी जगह आते हैं, असीम सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो उनका बिल्कुल हूबहू वास्तविक चित्र यथार्थ होता है, बिल्कुल 100% सत्य, जिसमें 1% भी झूठ न हो, ज्यों का त्यों एज इट इज, जैसा वर्णन, जैसा उन्होंने आंखों से देखा वैसा ही हूबहू अपनी कलम के द्वारा चित्र हमारे सामने अंकित किया था। तो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सजीव चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है मधु कांकरिया जी ने। सबसे पहले गैंगटोक से हिमालय की यात्रा, सेकंड पर यथार्थ होता है वास्तविक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट होता है तारों से जगमगाता शहर प्लस रात का सम्मोहन। जिस समय लेखिका ने वहाँ पर पहुंची थी गैंगटोक में, तो वहाँ की रात उसको अत्यधिक आकर्षित कर रही थी, क्योंकि खुला आसमान था, तारे छिटक चुके थे। एक अजीब प्रकार का आकर्षण क्या है, एक विशेष प्रकार का आकर्षण लेखिका को अपनी तरफ खींच रहा था। इतनी सुंदर रात्रि उसको शायद ही वह समतल स्थल से आई थी और पर्वतीय स्थल की वह यात्रा कर रही थी। तो अपने मन में अनुभव करती है कि गैंगटोक की वह रात्रि सबसे सुंदर रात्रि के रूप में उसके जीवन में चित्र प्रस्तुत किया है। और कहा है कि ऐसा सम्मोहन, रात का जो सम्मोहन होता है अपनी तरफ खींचने वाला, आकर्षित करने वाला, तो लेखिका को अपनी तरफ खींच लेता है। तारों का छिटकना बहुत सुंदर लगता है उसको, उसके मन को शांति मिलती है जब वह रात्रि का अनुभव करती है और खुले आसमान में छिटके हुए तारों को देखती है। रात्रि का सम्मोहन उसे अपनी तरफ अत्यधिक आकर्षित करता है और वह एक तरह से अपनी शुद्ध बुद्ध गवाकर उस रात्रि की सुंदरता में खो जाती है। नेक्स्ट है हमारा युमथांग के लिए रवाना। तो हिमालय पर्वत की यात्रा करनी थी, तो विभिन्न प्रकार के रास्ते, विभिन्न प्रकार के वहाँ पर स्थल है वह आते हैं। तो यहाँ पर गैंगटोक से निकलकर अगली सुबह मधु कांकरिया जी को यात्रा करनी थी युमथांग
के लिए रवाना, यानी गैंगटोक से उसको युमथांग जाना था और युमथांग से आगे उसको छोटे छोटे स्थलों को, छोटे छोटे रास्तों को पार करते हुए विशाल हिमालय पर्वत की यात्रा करनी थी, साक्षात रूप में देखना था और बर्फ भी उसको देखनी थी। यानी अत्यधिक उत्तावली थी वह पहाड़ों पर गिरती हुई बर्फ, पहाड़ों की चोटियों पर गिरती हुई बर्फ को देखने के लिए। तो अगले दिन उसको जल्दी से वह मतलब आधी रात के समय आकर्षण में वह ऐसी फंसी कि उसकी सहेली और जितेन ने उसको झकझोरा और कहा कि सो जाओ, इससे भी और अत्यधिक सुंदर वर्णन, सुंदर चित्र आपके सामने वहां पर मिलेंगे। तो लेखिका उठकर सो गई और जल्दी सुबह उठी, क्योंकि उसे गैंगटोक से निकलकर युमथांग के लिए रवाना होना था। वहां के असीम सौंदर्य का वह अनुभव करना चाहती थी, क्योंकि युमथांग से हिमालय की विस्तृत और बड़ी बड़ी विराट पहाड़ियां क्या है वो दिखाई देती थी यदि आसमान साफ होता है। लेकिन यहाँ पर उस समय आसमान तो साफ था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हल्के फुल्के बादल छाए हुए थे और धुंध का आवरण क्या है वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। इसलिए वह हिमालय की अस्पष्ट चोटियों को ही देख पा रहे थे, स्पष्ट रूप से उसके दर्शन नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट है हमारा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और यहाँ पर बताया है कि गैंगटोक से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा का साफ चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो युमथांग से नजर तो आती थी लेकिन स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं दे रही थी। तो नेक्स्ट क्या होता है बता दे रहे हैं। युमथांग गैंगटोक 149 किलोमीटर, वह युमथांग गैंगटोक से 149 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है दूर वह जा चुकी थी और वहां से कंचनजंगा की जो चोटी है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, वह उसको स्पष्ट रूप से तो यहाँ पर थोड़ा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन हाँ वह अनुभव कर सकती थी कि यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और उसको देखने के लिए वह उत्सुक थी। इसलिए जल्दी से जल्दी वह विभिन्न स्थलों को पार करते हुए वहां तक पहुंचना चाहती थी और हिमालय पर्वत को अपनी खुली आंखों से नमन कर देखकर उनको नमन करना चाहती थी अपने हृदय से। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है जब वह रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में जाते हुए उसे एक चित्र अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और वो चित्र क्या है कुछ इस प्रकार से है। सफेद व रंगीन पताकाएं, पताकाएं होती हैं ऐसी ट्रायंगल आकार की, ऐसी होती हैं पताकाएं और ये एक रस्सी के सहारे क्या है बांध दी जाती हैं। यानी ऐसी सैकड़ों क्या है वो पताकाएं हैं वो बांध दी गई थी ट्रायंगल आकार में और कुछ तो उसको सफ़ेद रंग की नज़र आ रही थी। यहाँ पर लगा लो ये सफ़ेद रंग की है और दूसरी है हमारा यहाँ पर इसी प्रकार की और थी वो रंगीन नज़र आ रही थी। यानी लाल लगा लो, पीली लगा लो और ये तो सफ़ेद थी ही। तो यह दृश्य लेखिका को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और वह जितेन से पूछती है कि यह सफ़ेद और रंगीन जो पताकाएं हैं वो क्यों फहराई गई हैं। तो यहाँ जितेन ने बताया कि यह बुद्ध धर्म से संबंधित इलाका है, यानी बौद्ध धर्म से का पालन करने वाले अनुयायी यहाँ पर रहते हैं और कारण भी उन्होंने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए सफ़ेद रंग की पताकाएं क्या है वो 108 पताकाएं फहराई जाती हैं और यह पताकाएं उतारी नहीं जाती बल्कि प्रकृति के प्रभाव से प्रभावित होकर वह कागज की जो पताकाएं हैं या जिस भी चीज़ से वो बनाते हैं तो वह पताकाएं प्रकृति के मौसम के प्रभाव से ही स्वतः ही धीरे धीरे करके क्या है वो नष्ट हो जाती थी, उनको उतारा नहीं जाता था। दूसरा उन्होंने कहा कि लेखिका ने ये कारण तो हमें समझ में आ गया, अब आप हमें बताइए कि रंगीन पताकाएं भी क्यों फहराई जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई इस क्षेत्र में धार्मिक उत्सव होता है, कोई खुशी का अवसर आता है तो उस अवसर पर रंगीन पताकाएं क्या है वो फहराई जाती हैं और यह भी पताकाएं उतारी नहीं जाती हैं बल्कि मौसम के प्रभाव के कारण ही सफ़ेद रंग की पताकाओं के समान ही यह रंगीन पताकाएं भी धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा कवि लॉन्गस्टॉक और गाइड फिल्म की शूटिंग। एक जगह आती है जैसे वो हिमालय पर्वत की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर कवि लॉन्गस्टॉक नामक एक जगह आती है। तो जितेन ने पूछने से पहले ही उनको बताया कि मशहूर जो फिल्म थी गाइड, देवानंद इसके मुख्य हीरो थे और हीरोइन थी
जो वो गाइड फिल्म में जो भी हीरोइन थे, अभी तो नाम नहीं है ध्यान ना आ रहा है, तो गाइड फिल्म की शूटिंग वहाँ पर हुई थी, जो बहुत ही अच्छी क्या है फिल्म यहाँ पर इतिहास में क्या है यह फिल्म बड़ी ही प्रसिद्ध हुई थी, स्वर्णाक्षरों में यह लिखी गई थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि लॉन्गस्टॉक नामक जगह पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा ही अच्छा चित्रण यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट है हमारा धर्मचक्र। अब जैसे वह लॉन्गस्टॉक को पार करके थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसको एक गोल घूमता हुआ धर्मचक्र पर दिखाई देता है। तो पूछती है कि यह धर्मचक्र क्या है। तो जितेन ने कहा कि पूरे भारतवर्ष की यह मान्यता है कि इस चक्र को घुमाने मात्र से ही सारे पाप क्या है वो नष्ट हो जाते हैं। तो लेखिका विश्वास करती है कि 21वीं सदी का 1.5 दशक से भी ज़्यादा का समय हम व्यतीत कर सकते हैं, इसीलिए शायद भारत को धार्मिक मान्यताओं का सबसे बड़ा देश माना जाता है, क्योंकि पूरे एशिया महाद्वीप या पूरे भारतवर्ष से लोग इस धर्म चक्र को घुमाने के लिए विभिन्न प्रकार के मार्गों को पार करते हुए, कष्टों को सहते हुए यहाँ तक आते हैं और इस धर्म चक्र को घुमाकर अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। तो जितेन है वह उसको बार बार हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी क्या है मधु कांकरिया को दिए जा रहा था, और मधु कांकरिया भी बड़ी आराम से, बड़े ध्यान से हर एक छोटी से छोटी जगह की और बड़ी से बड़ी जगह की जानकारी क्या है वो लेना चाहती थी। नेक्स्ट आता है हमारा सिलीगुड़ी से तीस्ता नदी। अब यहाँ पर एक जगह का नाम आया है सिलीगुड़ी, उसके साथ उसको एक नदी, पहाड़ों से निकलती हुई नदी क्या है वो दिखाई दी। तो जितेन ने बताया कि मैडम यह तीस्ता नदी है। तो वहाँ पर कुछ देर के लिए आराम करने के लिए जो मधु कांकरिया है वह रुक जाती है और जाकर चुपचाप पहाड़ी, एक छोटी सी पहाड़ी वहाँ पर थी, एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पर जाकर बैठ जाती है और तीस्ता नदी में अपने पैरों को डुबो लेती है। जैसे ही वह तीस्ता नदी में अपने पैरों को डुबोती है तो वह न सिर्फ बाहर से बल्कि ऐसा अनुभव करती है कि उसकी आत्मा है वह अंदर से भी भीग चुकी है। और जैसे जैसे पानी का बहाव है, जैसे जैसे वाटर फ्लो आगे बढ़ रहा है, तो वह अनुभव करती है कि मेरी सारी विषय वासनाएं, मेरी सारी बुरी प्रवृत्तियां, बुरी भावनाएं वह इस पानी में घुलकर इन लहरों के साथ ही मेरे शरीर से निकलकर, मेरी आत्मा से निकलकर क्या है वो है आगे जा रही हैं। यानी अपने आप में एक अजीब प्रकार का अनुभव, एक अजीब प्रकार की शांति क्या है वह मधु कांकरिया जी ने अनुभव करनी शुरू कर दी थी। और वह अपनी शुद्ध बुद्ध गवाकर उसी पानी, उसी सौंदर्य को देखते हुए, तीस्ता नदी के सौंदर्य को देखते हुए वहां पर अपनी शुद्ध बुद्ध गवाकर बैठ जाती है। तो जितेन आता है और उसको झकझोर देता है, हिलाता है और कहता है कि अभी तो और भी बहुत अच्छे अच्छे सौंदर्य दृश्य, प्राकृतिक नज़ारे क्या है वह आपको नजर आएंगे, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है 7 सिस्टर फॉल वाटरफॉल, सत्यम और सौंदर्य। वहाँ पर बहुत ऊंचाई से उसको एक वाटरफॉल नज़र आता है, एक झरना नज़र आता है जिसका नाम है 7 सिस्टर वाटरफॉल। वहाँ पर लेखिका अनुभव करती है सत्य और सौंदर्य के एक साथ जो दर्शन है वह उसको हो जाते हैं। सैलानी मीन्स यात्रा करने वाले जो उसके सहयात्री थे, 7 सिस्टर फॉल का प्राकृतिक सौंदर्य है वह अत्यधिक अपनी चरम सीमा पर था। तो सभी उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे, लेकिन लेखिका उसको कैमरे में कैद न करके अपने जहन में, अपने दिमाग में क्या उसको धीरे 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 करके बिठाना चाहती थी, ताकि वह दृश्य कभी भी उसके मस्तिष्क से समाप्त न हो पाए। तो उन्होंने अपनी खुली आंखों से वहाँ के प्रत्येक नज़ारे को अत्यधिक अनुभव किया। न सिर्फ अपना समय क्या है वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को फोटो खिंचवाने में या इधर बैठने उधर बैठने में व्यस्त नहीं, नष्ट नहीं किया है, बल्कि हर एक छोटे से छोटे क्षण का, हर एक छोटे से छोटे पल का उन्होंने अद्भुत आनंद अनुभव किया है। नेक्स्ट आता है जादू की छड़ी।
जैसे ही वह आगे यात्रा कर रही है, आगे बढ़ती हुई जा रही है हिमालय पर्वत की तरफ, तो उसको अनुभव होता है पल पल बदलता हुआ दृश्य। क्या, कौन सा दृश्य? प्राकृतिक दृश्य। और उसको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई परी है, वह अपनी जादू की छड़ी को फट से घुमा देती है और दृश्य एक ही पल में परिवर्तित हो जाती है। कहीं पर अत्यधिक हरियाली है, कहीं पर सफ़ेद बर्फ़ पड़ी हुई है, कहीं पर फूलों की घाटियां हैं, कहीं पर चोटी से क्या है वो झरना है वह बह रहा है, तीस्ता नदी है वह बह रही है। विभिन्न प्रकार के दृश्य क्या है उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इन्हीं दृश्यों से प्रभावित होकर वह अनुभव करती है कि शायद कोई जादू की छड़ी घुमा देता है और एक ही क्षण में क्या है दृश्य बदल जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन थिंग पूरा ब्रह्मांड। वहाँ पर हरियाली एक बहुत ही गहरी गुफा के अंदर वह प्रवेश कर जाती है। हरे भरा क्या है उसको जैसे ही गुफा से निकलती है तो हरा भरा वातावरण वहाँ पर नजर आता है और एक साइन बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ है और उस साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था थिंक ग्रीन, मीन्स सोचो तो सिर्फ हरे के बारे में ही सोचो। फूलों की घाटियां हैं, हरी भरी हरियाली है, वह अपनी तरफ उसको आकर्षित कर रही है और ऐसा लगता है लेखिका को कि यहाँ पर मुझे पूरे ब्रह्मांड के क्या है वो दर्शन हो गए हैं। नेक्स्ट आता है पहाड़ी औरतें। और जैसे ही वह वहाँ से आगे बढ़ती है, एक छोटा सा संकरा सा रास्ता पार करते हुए ऊंचाई की तरफ वह जा रहे थे, तो रास्ता छोटा था और संकरा था। पहाड़ों को काट काट कर वह औरतें क्या कार्य कर रही थी? पहाड़ों को काट काट कर रास्ता बना रही थी ताकि आने जाने वालों को किसी भी समय कोई भी परेशानी न उठानी पड़े। अब जितेन ने बताया कि यह जो पहाड़ी औरतें हैं या यहाँ पर रहने वाले जो युवक हैं वह अपनी जान को जोखिम में डालकर यह कार्य कर रहे हैं। पहले तो पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है, फिर उनको तोड़ तोड़ कर वहाँ पर जो सड़क है उसका निर्माण किया जाता है, पहाड़ों को काट काट कर गुफाएं बनाई जाती हैं और पलक झपकते ही बड़ी ही सावधानी से यह कार्य करना पड़ता है। बड़ा ही मतलब एक तरह से उनको अनुभव होता है वहाँ पर कार्य करने का। सामान्य आम नागरिक समतल जो धरातल का भारत देश का जो समतल जो इलाकों से आते हैं वह तो काल का ग्रास पलक झपकते ही हो जाते हैं, लेकिन वह अपने आप को इतने अच्छे से संभाल कर रखते हैं कि जान को जोखिम यानी जान हथेली पर रखकर वह यह कार्य करते हैं। और कभी कभार ही ऐसा होता है कि शायद ही कभी वहाँ से कोई गिरकर मरा हो, लेकिन यहाँ पर जितेन नार्गे बताते हैं कि इन रास्तों को बनाने में बहुत सारे जो युवा हैं उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाया है। नेक्स्ट है हमारा हेयर पिन बेंड। एक जगह का नाम है। जब वह इस जगह से गुजर रही थी तो वहाँ पर देखती है कि बहुत सारे जो पहाड़ी बच्चे हैं वह उनसे लिफ्ट मांग रहे हैं। तो हैरान रह जाती है लेखिका और कहती है क्या यहाँ पर इन बच्चों को लेने के लिए बस नहीं आती है? तो उन्होंने कहा मैम ये पहाड़ी बच्चे हैं, पहाड़ों से उतर उतर कर नीचे समतल में स्थल पर एक ही स्कूल है पूरे इलाके में और वहाँ पर यह पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके जाते हैं और पढ़ने के बाद यह अपने घरेलू कार्यों में क्या है अपनी माता का अपनी बहनों का हाथ बढ़ाते हैं। मवेशी चराना है, लकड़ी लेकर आना है, घर में छोटे मोटे कार्य करने हैं, ऐसे सैकड़ों काम करते हैं और बड़े खुश होकर क्या है यह दूर दूर तक अपनी माँओं के साथ जाते हैं और पढ़ने के साथ साथ अपनी माँओं की सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट आता है लायुंग का मुख्य व्यवसाय। अब यहाँ पर हिमालय पर्वत से पहले एक जगह आती है जिसका नाम था लायुंग। तो वहाँ पर वह रात्रि व्यतीत करने के लिए रुक जाते हैं। तो देखती है वहाँ पर मोस्टली जो घर हैं, ज़्यादातर जो घर हैं वह लकड़ी के बने हैं। बड़े सुंदर बड़े छोटे छोटे घर हैं, लकड़ी से बने हुए हैं। ऊंचाई पर उनको लकड़ी पर खड़ा कर दिया जाता है और झोपड़ी नुमा उनको आकार दे दिया जाता है। बड़े ही सुंदर और छोटे छोटे घर हैं, वहाँ पर लेखिका को आकर्षित करते हैं। और फिर वह देखती है कि इस बर्फीले इलाके में यहाँ के जो व्यक्ति हैं वह कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, क्या है इनका मुख्य व्यवसाय। तो वहाँ पर आलू की खेती है, धान की जो खेती है और इसके साथ साथ वह अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से शराब का व्यापार है वह भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कटाव, वेदों की रचना और फौजी जवान।
अब जो लेखिका है वह बर्फ को अपनी आंखों से देखना चाहती है, क्योंकि समतल इलाके से आई थी तो जाहिर सी बात है बर्फ उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। तो वह जितेंद्र से पूछती है कि वो अभी मुझे यहाँ बर्फ कहीं नज़र नहीं आ रही है, तो कहाँ नज़र आएगी। तो उन्होंने कहा मैडम आप चलिए चलिए, मैं आपको कटाव भारत का स्विट्ज़रलैंड माना जाता है यहाँ। और उसकी जो सहयात्री है मणि, वह कहती है कि कटाव स्विट्ज़रलैंड तो कुछ भी नहीं है कटाव के सामने, यानी कटाव ज़्यादा सुंदर है स्विट्ज़रलैंड से, क्योंकि उनकी सहयात्री मणि है वह स्विट्ज़रलैंड की यात्रा कर चुकी थी। तो कहती है कि स्विट्ज़रलैंड नहीं, कटाव सबसे ज़्यादा सुंदर है। और जैसे ही वह कटाव में जाती है, एक जगह का नाम है वहाँ पर, तो साक्षात बर्फ धीरे 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 करके वहाँ पर कपास के रूप में, जैसे कपास के एक तरह से फाहे होते हैं, रुई के फाहे होते हैं, वह टपकते रहते हैं, उनको उछालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ गिर रही है। तो सेम इसी तरह से मधु कांकरिया को प्रतीत होता है कि छोटे छोटे सैकड़ों जो रुई के फाहे हैं वह आसमान से टपक रहे हैं धीरे धीरे करके। और जो मधु कांकरिया है वह अत्यधिक आकर्षित होती है और वह चाहती थी कि मैं बर्फ़ पर उछलूँ कूदूँ, लेकिन क्या होता है कि उसके पास बर्फीले जूते नहीं थे, यानी बर्फ़ में चलने वाले पहनने वाले जो जूते हैं वह उसके पास नहीं थे। इसलिए वह चुपचाप बैठकर वहां के दृश्यों को अल्पक मतलब बिना आंखें झपकाए वह लगातार इन दृश्यों को देख रही थी और अनुभव करती है वहां पर बैठकर कि ऋषि मुनियों को शायद वेदों की रचना करने की प्रेरणा कटाव से ही मिली होगी, क्योंकि वहां पर अत्यधिक शांति का अनुभव वह करती है। और कहती है कि जब मेरे अंदर ऋषि मुनियों जैसे गुण क्या है वह आ चुके हैं, सारी विषय वासनाएं दूर भाग चुकी हैं, मैं अपनी आत्मा परमात्मा से मतलब एक तरह से अनुभव कर रही हूँ जैसे ईश्वर मेरे अंदर समाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कटाव में ही ऋषि मुनियों को जो वेदों की रचना करने की प्रेरणा क्या है वो मिली होगी। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर देवी देवताएं टूरिस्ट स्पॉट। और यहाँ पर बताया है कि एक ऐसी जगह पर वह देखती है कि पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं के मंदिर ही हैं। और वहाँ पर जितेंद्र नार्गे बताता है कि यहाँ पर गंदगी फैलाना सख्त मना है। क्यों मना है? क्योंकि यदि हम गंदगी फैलाएंगे तो मर जाएंगे। यह हमारे पहाड़ों पर गंदगी फैलाना हमारे साक्षात रूप से आपदा मोल लेना है, यानी ईश्वर की एक तरह से अपमानित करना है, उसकी आज्ञाओं पर न चलकर उनको वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं। तो इसका मतलब है हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुँचा रहे हैं और वहाँ पर गंदगी फैलाना सख्त मना है। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़, इसलिए गंतोक कहा गया है इस क्षेत्र को। और गंतोक का वहाँ पर जो नेपाली भाषा में अर्थ होता है वह होता है पहाड़। नेक्स्ट है फौजी जवान। जैसे ही वह वहाँ पर वेदों की रचना करने की प्रेरणा मिलती है तो देखती है सैकड़ों वहाँ पर फौजी जो जवान है वह उनको नजर आते हैं जो हमारे भारत की रक्षा कर रहे हैं। अनुभव करती है कि यहाँ पर बैसाख के महीने में इतनी ठंड है तो पौष और माघ के महीने में कितनी होती होगी। तो वह उनके प्रति नतमस्तक हो जाती है कि किस तरह से जवान सिर्फ और सिर्फ अपने भारत माता के लिए अपने कर्तव्यों का वहन कर रहे हैं ताकि हम शांति से वहाँ पर सो सकें। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर दूर देवी देवताओं के वो नज़र आते हैं उनको मंदिर। फिर आता है टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पर उससे पहले कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। तो जो भारतीय आर्मी के कप्तान थे, सेना के जो एक तरह से कप्तान थे, उनका नाम था शेखर दत्ता। तो शेखर दत्ता के मस्तिष्क में आया कि क्यों न इस जगह टूरिस्ट स्पॉट के रूप में यहाँ पर बनाया जाए ताकि भारत के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हिस्से की जानकारी सभी को मिल सके। तो वहाँ पर शेखर दत्ता जी के सहयोग से टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पर बनाए गए थे। नेक्स्ट है सौंदर्य। अब लेखिका कहती है कि यदि हम किसी चीज़ की तह में पहुँचना चाहते हैं और कभी न समाप्त होने वाली खोज है ये, कितना ही सौंदर्य प्रकृति में कितना ही सौंदर्य ढूंढ लो, यह कभी न समाप्त होने वाला असीम सौंदर्य क्या है लेखिका को अपनी तरफ आकर्षित करता है और लेखिका अपने अंदर असीम शांति का अनुभव करती है। सारी विषय वासनाएं उसके अंदर से धीरे धीरे करके क्या है वह समाप्त होती चली जाती हैं और वह अपने आप से जो
कटाव है वहाँ पर देखती है बर्फ़ गिरती हुई, और वहाँ पर हिमालय की विशाल चोटियों को देखती है और खड़ी होकर विराट हिमालय को नतमस्तक, उसके सामने नतमस्तक हो जाती है और कहती है कि भारत के रक्षा दाता हिमालय पर्वत को मेरा तहे दिल से नमन है। तो यह हमारा अध्याय है यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वाला अध्याय है वह जल्दी ही हम आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।